नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आप लोगों को पता है कि वीडियो का एग्जाम 26 और 27 तारीख को होने वाला है ना। आपकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही होगी, धमाकेदार तैयारी आप लोगों ने किया होगा। साथ में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत आपको बूस्ट करने का काम करेंगे, या कह सकते हैं आपका जो सिलेबस है उसको रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। तो उसी वीडियो के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको पता है कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीएस के। सबको पता है, बढ़िया से तैयारी भी कर रहे हो, सारी चीजें हैं। 50 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाएंगे और इन 50 क्वेश्चनों में ये उम्मीद है कि हो सकता है 10 क्वेश्चन तक किसका पूछ ले, विज्ञान का। कम भी पूछ सकता है, 10 तक पूछ सकता है, क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सबसे पूछेगा। तो 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। और विज्ञान में भी क्या है आपको पता है, फिजिक्स है ना, केमिस्ट्री है, और साथ में क्या है, बायोलॉजी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो खास खास टॉपिक हैं उनका रिवीजन करवा देंगे, आपको उनका रिवीजन करवा देंगे। एक बार आप पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, कुछ टॉपिक ले लेते हैं, हम कोई भी टॉपिक से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अक्सर आपने देखा होगा ब्लड से प्रश्न बन जाता है ना, ब्लड से प्रश्न बन जाता है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो ब्लड से बन जाता है ना। तो यहां पर पूरी तरीके से मैं ब्लड चैप्टर आपको नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ब्लड चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो मैं करा दूंगा, है ना। जितने भी चैप्टर हैं उनसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको कराता जाऊंगा। जैसे ब्लड के अध्ययन को आपको पता होना चाहिए, ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या बताएंगे, हिमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी कहते हैं, है ना। ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, इसी से मिलता जुलता है क्या, हिपैटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी। इसी से मिलता जुलता क्या होता है, हिपैटोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, हिपैटोलॉजी अगर पूछ ले तो हिपैटोलॉजी किसका अध्ययन है, हिपैटोलॉजी पूछा जाएगा। हिपैटोलॉजी किसका अध्ययन है, तो क्या बताएंगे, ये लीवर का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, लीवर का अध्ययन है। और हिमेटोलॉजी किसका है, तो क्या बताएंगे, ब्लड का अध्ययन है ना। ब्लड के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पीएच आपको पता है कितना होता है, 7.4 होता है। ब्लड का पीएच कितना होता है, तो क्या बताएंगे, 7.4 होता है। ब्लड पानी से गाढ़ा होता है, अपारदर्शी होता है ना। कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। और पीएच 7.4 है तो कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है, हल्का सा क्षारीय होता है। और ब्लड की खोज किसने किया था, तो क्या बताएंगे, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। किसने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने। ब्लड की खोज किसने किया था, तो क्या बताएंगे, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। अब देखिए, जब पूछा जाएगा ब्लड की खोज किसने किया तो क्या बताएंगे, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। लेकिन जब आपसे यह पूछा जाएगा कि रक्त परिसंचरण की, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने किया था, तो क्या बताएंगे भाई, विलियम हार्वे ने किया था। ये क्लियर रखिएगा, कहीं से कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। बस प्रश्न कब आप गलत करते हैं, जब आपको कंफ्यूजन होता। पूछा गया रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया, विकल्प में दिए जाएंगे दोनों, कार्ल लैंड स्टीनर भी और विलियम हार्वे भी। और गलती से कहीं चूक गए, आप लगा दिए किसको, कार्ल लैंड स्टीनर को। प्रश्न क्या हो गया आपका, गलत हो गया। इसलिए क्लियर रहिएगा, यही चीजें होती, रिवीजन का फायदा यही होता है कि आप एकदम कंफर्म हो जाते हैं, फिर वहां पर सरल प्रश्न गलत आपसे नहीं होते हैं। तो ब्लड की खोज किसने किया, कार्ल लैंड स्टीनर ने। और रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने किया था, तो क्या बताएंगे, विलियम हार्वे ने किया था। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक चीज और ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाए आरएच फैक्टर की खोज किसने किया, आरएच फैक्टर की खोज किसने किया, तो क्या बताएंगे, कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने। किसने किया था भैया, तो क्या बताएंगे, कार्ल लैंड स्टीनर। किसने किया था, कार्ल लैंड
स्टीनर और किसने किया था? वीनर ने। दोनों याद रखिएगा, कार्ल एंड स्टीनर और वीनर ने। किसमें किया था? किसमें किया था? तो क्या बताएंगे? रिसस बंदर में। किसमें किया था? रिसस बंदर में। रिसस बंदर नहीं, वास्तव में क्या थी? बंदरिया थी, फीमेल थी। किसमें किया था? रिसस बंदर में किया था, है ना। ये थी क्या? फीमेल थी, है ना। पूछा जाएगा आरएच फैक्टर क्या है? एक प्रकार का एंटीजन ही है ना, एक प्रकार का एंटीजन कह सकते हैं। इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो कितना यूनिट डोनेट कर सकते हैं? एक बार में सिर्फ 1 यूनिट ब्लड ही हम डोनेट कर सकते हैं। एक बार में सिर्फ 1 यूनिट ब्लड ही डोनेट करते हैं। और आपको पता है कि ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रख दिया जाता है और आपको आपके ब्लड ग्रुप का ब्लड दे दिया जाता है। तो ब्लड बैंक में ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्लड क्लॉट कर जाए, रक्त का थक्का बन जाए। तो रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए क्या मिला देते हैं? तो क्या बताएंगे? सोडियम सिट्रेट। प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा कि ब्लड बैंक में ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए ब्लड में क्या मिलाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है। ब्लड बैंक में ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है भैया? सोडियम सिट्रेट। बाकी बहुत सारी चीजें जो आपको आसानी से पता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। पीसीएस में प्रश्न पूछा गया, सही आंसर क्या माना गया? 5 लीटर, है ना। वैसे जो बुक्स में आपको लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा? 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ व्यक्ति में क्या होता है? ब्लड होता है। लेकिन 5 और 6 अगर दोनों विकल्प में हो तो आप सही आंसर क्या लगाएंगे? 5 लीटर। प्रतिशत में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? 7 से 8%। लीटर में पूछा जाएगा तो 5 से 6 लीटर। प्रतिशत में पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? 7 से 8% होता है। एक चीज और याद रखिएगा, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में आधा लीटर ब्लड कम होता है। याद रखिएगा, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में आधा लीटर ब्लड कम होता है। भाई याद रखिएगा, कितना ब्लड कम होता है? तो क्या बताएंगे? आधा लीटर ब्लड किसमें कम होता है? फीमेल में कम होता है। दूसरी बात यह भी याद रखिएगा, महिलाओं के मस्तिष्क का वजन भी पुरुषों की अपेक्षा 50 ग्राम कम होता है। महिलाओं के मस्तिष्क का वजन भी पुरुषों की अपेक्षा 50 ग्राम कम होता है। तीसरी बात याद रखिएगा, महिलाओं का हृदय भी पुरुषों की अपेक्षा छोटा होता है। चौथी बात याद रखिएगा, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होती है। ये हम महिला और पुरुष में तुलना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको क्या है? डाटा याद करा रहे हैं, ठीक है ना। कि 50 ग्राम मस्तिष्क कम है, आधा लीटर ब्लड कम है, और साथ में क्या याद रखेंगे? हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम है, और हृदय भी उनका क्या होता है? छोटा होता है। क्लियर है ना मेरी बात? समझते चलिए। अब ध्यान दीजिएगा, ब्लड के भाग कितने हो जाते हैं भैया? तो क्या बताएंगे? 2 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? ब्लड के भाग कितने हो जाते हैं? तो क्या बताएंगे? 2 भाग हो जाते हैं। कौन कौन सा हो जाता है? पहला हो जाएगा प्लाज्मा। पहले क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। और दूसरा क्या हो जाएगा? कणिकाएं। दूसरा क्या हो जाएगा? कणिकाएं। प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहते हैं, कणिकाओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कार्पोसेल्स कहते हैं, या इनको अब सरल भाषा में क्या कह सकते हैं? सेल्स कह सकते हैं, है ना। जो प्लाज्मा होता है ब्लड में वो 55 से 60% होता है। पूछा जाएगा ब्लड के कितने भाग हैं? तो आप क्या बताएंगे? 2। ब्लड के कितने भाग हैं? तो आप क्या बताएंगे? 2। पूछा जाएगा ब्लड में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो आप क्या बताएंगे? 55 से 60% होता है। प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? 55 से 60%। तो भाई कणिकाएं कितना बचेंगी? 40 से 45%। कणिकाएं कितना बचेंगी? 40 से 45%। जब प्लाज्मा 55 से 60 है तो कणिकाएं कितनी बचेंगी? 40 से 45%। अब देखिए, जो कणिकाएं होती वो कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आरबीसी, फिर क्या हो जाएंगी? डब्ल्यूबीसी, और क्या हो जाएंगी? प्लेटलेट्स। क्या हो जाएंगी? प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे ज्यादा संख्या में कौन सी होती है? तो क्या बताएंगे? आरबीसी। सबसे कम संख्या में कौन सी होती है? तो क्या बताएंगे?
WBC। सबसे ज्यादा संख्या में RBC, तो सबसे कम कौन सी होती है? WBC। बाकी आपको मैं बता दूंगा, इनकी संख्या करीब 40 से 45 लाख होती है, इनकी संख्या करीब 5000 से 9000 तक ही होती, इनकी संख्या प्लेटलेट्स की 1.5 लाख से 4 लाख तक होती। तो सबसे ज्यादा कौन सी कणिकाएं हो गई? RBC। और सबसे कौन सी हो गई? कम कौन सी हो गई? WBC। बीच वाली कौन सी हो गई है? प्लेटलेट्स। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा ब्लड में कितना होता है? 55 से 60% होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप में भैया तो 100% है। जैसे मार्कर है अभी 100%, इसको तोड़ दे तो इसका आधा भाग भी अपने आप में 100% और आधा भाग भी अपने आप में क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा। तो प्लाज्मा अपने आप में क्या है? 100%। इस प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है? पानी होता है। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा गया है कि प्लाज्मा में पानी लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो क्या बताएंगे? 90 से 92%। बचा कितना? 8 से 10%। कितना बचा? 8 से 10%। और 8 से 10% में क्या होता है? क्या होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। क्या होता है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कितने प्रतिशत में होता है? 8 से 10% में होता है। अब देखिए, एक प्रश्न बड़ा सरल है लेकिन बहुत कंफ्यूज कर सकता है आपको। एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। वास्तव में दोनों कहां पाए जाते हैं? ब्लड में पाए जाते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ब्लड में पाए जाते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, एंटीबॉडी ब्लड के किस भाग में पाए जाते हैं? एंटीबॉडी ब्लड के किस भाग में पाए जाते हैं? सही आंसर आपका क्या होगा? प्लाज्मा में। कहां कहां पाए जाते हैं? तो क्या बताएंगे? प्लाज्मा में। एंटीबॉडी कहां पाया जाता है? तो क्या बताएंगे? प्लाज्मा में। याद करिए कोविड को याद करिए। जो कोविड पेशेंट होते थे उनका प्लाज्मा डोनेट किया जाता था। क्यों डोनेट किया जाता था? एंटीबॉडी के लिए डोनेट किया जाता था। सिर्फ और सिर्फ क्या डोनेट किया जाता था? प्लाज्मा। तो एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं? तो क्या बताएंगे? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। फिर एंटीजन कहां पाया जाता है? कुछ नहीं। एंटीजन कहां पाया जाएगा? कणिकाओं में। और कणिकाओं में भी कहां पर? RBC में। एंटीजन कहां पाया जाएगा? तो क्या बताएंगे? कणिकाओं में। और कणिकाओं में भी कहां पर? RBC में। RH फैक्टर अभी मैंने बताया था, जिसकी खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने। किस में किया था? रिसर्च बंदर में। वो भी कहां पाया जाता है? RBC में ही पाया जाता है। ये क्लियर है ना? एंटीजन कहां? RBC में। RH फैक्टर कहां? RBC में। और एंटीबॉडी कहां? प्लाज्मा में। क्लियर रहिएगा। एक प्रोटीन होता है, या एक पहले शब्द सुन लीजिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सीरम क्या होता है? ब्लड में ही होता है। सीरम क्या होता है? पूछ ले। सीरम, सीरम इंस्टीट्यूट सुना होगा आप लोगों ने। सीरम क्या होता है? जब पूछा जाएगा सीरम क्या होता है तो क्या बताएंगे भैया? प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या होता है? फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या होता है? फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन होता है? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल देने के बाद, फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल देने के बाद शेष बचे हुए भाग को ही क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल देने के बाद शेष बचे हुए भाग को ही क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। अब देखो, तुम लोगों के साथ में मेहनत तो मैं कर रहा हूं, ठीक है ना? किसके लिए कर रहा हूं? आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ठीक ना? तो वॉच तो करिएगा, कम से कम देखिएगा तो। देख लोगे तो अगर यहां से प्रश्न आएगा तो वो सही हो जाएगा, है ना? यहां से प्रश्न अगर आएगा तो वो सही हो जाएगा। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि 4 दिन एग्जाम का बचा है उसमें मैं पूरी तरीके से आपको तैयार करवा दूंगा, लेकिन हाँ, एक रिवीजन होता है ना, एक रिवीजन होता है, वो मैं करवा दूंगा। तो मैंने क्या बताया है कि प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल देने के बाद शेष बचे हुए भाग को ही क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल देने के बाद शेष बचे हुए भाग को क्या कहते हैं? सीरम।
और फाइब्रिनोजन प्रोटीन के बारे में आपको पता होगा कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। जैसे प्लेटलेट्स भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक हैं, वैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, जैसे कणिकाएं मैंने 3 बताया भैया, कौन कौन सी बताया आपको? एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सबसे ज्यादा मैंने आपको बता दिया आरबीसी, और आरबीसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? तो क्या बताएंगे? ल्यूकोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? तो क्या बताएंगे? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट, है ना। ये भी एक बार पूछा गया। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, इनका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना, इनका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का नाम क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट। सबसे ज्यादा सबसे कम ये मैंने आपको बता ही दिया है। जीवन काल आरबीसी का कितना होता है? 120 दिन, याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, ये जितनी भी कणिकाएं हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जितनी भी कणिकाएं हैं, इन सब का निर्माण बोन मैरो में होता है। कहां होता है? बोन मैरो में होता है। कहां होता है भैया? तो क्या बताएंगे? बोन मैरो में होता है। कहां होता है? बोन मैरो में। बोन मैरो क्या है? हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या होता है? अस्थियों के बीच में भरे हुए तरल पदार्थ को ही क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा का निर्माण कैसे होता है? जो हम पोषक पदार्थ खाते हैं उसी से किसका निर्माण होता है? अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। एक चीज और याद रखिएगा कि अस्थि मज्जा हमारी बड़ी अस्थियों में ही पाया जाता है। जो छोटी अस्थियां होती जैसे कान वाली है ना, इसमें अस्थि मज्जा नहीं होता है। यहां तक समझ में आया होगा मुझे लगता है। आरबीसी का जीवन काल मैंने बता दिया 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन। वैसे तो आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो क्या बताएंगे? कहां होता है भैया? तो क्या बताएंगे? बोन मैरो में। लेकिन एक प्रश्न पूछा जा सकता है, भ्रूणीय अवस्था में, इम्ब्रायो स्टेज में, इम्ब्रायो क्या है? जब मां के पेट के अंदर बच्चा होता है उसी को क्या कह दिया जाता है? इम्ब्रियो। जब जन्म हो जाता है तब उसको क्या कहा जाता है? इन्फेंट बेबी कहा जाता है। समझ रहे ना। तो भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो क्या बताएंगे? यकृत और प्लीहा में, लीवर और स्प्लीन में। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो क्या बताएंगे? लीवर और स्प्लीन में, यकृत और प्लीहा में। यकृत के बारे में मैं आपको बता दूंगा। स्प्लीन समझ लीजिए। स्प्लीन क्या है? एक रोग होता है मलेरिया। मलेरिया, मादा एनाफ्लीज मच्छर जब काटता है तो मलेरिया रोग हो जाता है। और मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा। याद रखिएगा, प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। 4 पॉइंट प्लीहा से याद रखिएगा। पहला क्या? भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां? प्लीहा में। मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लीहा। मलेरिया रोग होता क्यों है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। कुछ लोग बता देते हैं एडीज एजिप्टिस, जबकि एडीज एजिप्टिस से क्या होता है? डेंगू होता है। एडीज एजिप्टिस से क्या होता है? डेंगू होता है। और मादा एनाफ्लीज से क्या होता है? मलेरिया होता है। दोनों में क्लियर रहिएगा। और ब्लड बैंक भी किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान भी किसे कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। क्योंकि पुरानी आरबीसी जाकर के कुछ वहीं पर मरती हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। समझ गए ना मेरी बात। आरबीसी से रिलेटेड एक पॉइंट और याद रखिएगा कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो आरबीसी में डीएनए आरएनए नहीं होगा। जब भैया केंद्रक नहीं है तो डीएनए आरएनए कहां होगा? तो आरबीसी में डीएनए आरएनए नहीं पाया जाता। डीएनए आरएनए नहीं मिलता है, इसका मतलब आरबीसी से हम डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते हैं। आरबीसी से हम डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्या अपवाद है?
ऊंट और लामा के आरबीसी में, ऊंट और लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। बाकी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं मिलता है, लेकिन ऊंट और लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। ऊंट तो आप लोग जानते हैं, लामा क्या होता है, ऊंट की तरह या कह सकते हैं भेड़ की तरह दिखता है, अमेरिका वगैरह में पाया जाता है। मांस के लिए और ऊन के लिए इसका क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। समझ गए ना। अब देखिए, अगर आपको आरबीसी की संख्या काउंट करना हो, किससे पता करेंगे कि आरबीसी की संख्या? तो आरबीसी की संख्या काउंट करने के लिए क्या होता है, हीमोसाइटोमीटर। क्या होता है, हीमोसाइटोमीटर। ये भी याद रखिएगा, हीमोसाइटोमीटर। क्या होता है, हीमोसाइटोमीटर से हम आरबीसी की संख्या काउंट करते हैं। डब्ल्यूबीसी के बारे में सबसे बढ़िया है डब्ल्यूबीसी। संख्या तो इनकी कम है, लेकिन काम बहुत अच्छा है। ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है ना। अगर डब्ल्यूबीसी बढ़िया से अपना काम कर रही हैं तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रहेगा, आप क्या रहेंगे, निरोगी रहेंगे। जैसे विटामिन का भी कार्य क्या होता है, विटामिन का कार्य भी क्या होता है, शरीर की रोगों से रक्षा करना, वैसे डब्ल्यूबीसी का कार्य भी क्या होता है, शरीर की रोगों से रक्षा करना, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाए तो ब्लड कैंसर भी हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रतिरक्षा तंत्र को डब्ल्यूबीसी मजबूत करती हैं तो डब्ल्यूबीसी की संख्या जबरदस्ती बढ़वा ले। जबरदस्ती बढ़वा लोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लड कैंसर। कैंसर क्या होता है, जैसे डब्ल्यूबीसी क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स। सेल्स मतलब कोशिका, इसमें वृद्धि हुई ना, कोशिका में वृद्धि हुई, तभी क्या हुआ, ब्लड कैंसर। कैंसर का मतलब ही क्या होता है, कोशिकाओं में अनियंत्रित रूप से वृद्धि हो जाना ही क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। तो जब डब्ल्यूबीसी में अनियंत्रित रूप से वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ब्लड कैंसर। जैसे एक रोग का नाम आपने सुना होगा, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। किससे होता है, एचआईवी वायरस से होता है। एचआईवी वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है। समझ रहे हैं ना। इसमें होता क्या है कि जो एचआईवी वायरस होता है बहुत खतरनाक होता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। और ये एचआईवी वायरस पहुंचता है, एक होती है T4 लिम्फोसाइट सेल्स, वो डब्ल्यूबीसी का ही प्रकार हैं। T4 लिम्फोसाइट सेल्स डब्ल्यूबीसी का ही प्रकार हैं। और T4 लिम्फोसाइट सेल्स का ही कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना या एंटीबॉडी का निर्माण करना। और ये एचआईवी वायरस पहुंचता है और T4 लिम्फोसाइट सेल्स को ही मार देता है। जब वही नष्ट हो गई तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन ही नहीं रही है, आपका प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरीके से क्या हो गया, कमजोर हो गया। अब बुखार भी आया तो बुखार क्या बन जाएगा, जिंदगी भर के लिए बन जाएगा। एक फुंसी हुई तो बड़ा सा फोड़ा बन जाएगा और उससे कई फोड़ा बन जाएंगे। यही तो होता है। एड्स में क्या होता है, वो रोगों का समूह होता है, कोई एक विशेष रोग नहीं होता। क्यों ऐसा होने लगता है, क्योंकि T4 लिम्फोसाइट सेल्स को एचआईवी वायरस ने नष्ट कर दिया है। क्लियर है ना मेरी बात। प्लेटलेट्स मैंने आपको बताया है, थ्रोम्बोसाइट्स इनका नाम है ना, थ्रोम्बोसाइट्स नाम है। और इनका कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। और भी हैं जो रक्त का थक्का जमाते। कृत्रिम रूप से रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक, फिटकरी। कौन सहायक है, फिटकरी। प्रोथाम्बिन भी क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। कैल्शियम तत्व भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। विटामिन के भी रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। एक और है, प्रोटीन है, जिसका नाम क्या है, हिपैरिन। और हिपैरिन का कार्य क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकना। जमाता कौन कौन है, प्लेटलेट्स, प्रोथाम्बिन, फाइब्रिनोजन, कैल्शियम, विटामिन के, ये सब जमा रहे हैं। कृत्रिम रूप से कौन जमाता है, फिटकरी। और शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता कौन है, हिपैरिन। और हिपैरिन का निर्माण कहां होता है, लीवर में। हिपैरिन है क्या, एक प्रकार का प्रोटीन है। क्लियर है ना। प्लेटलेट्स की संख्या कब घट जाती है, जब डेंगू हो जाता है। अभी मैंने चर्चा किया था कि जब एडीज एजिप्टिस मच्छर काटता है
तो उससे क्या हो जाता है, डेंगू, और डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती। ये तीनों प्रकार की कणिकाओं से जो प्रश्न बन सकते थे वो मैंने करा दिया, प्लाज्मा से करा दिया, ब्लड के परिचय से करा दिया। बाकी कुछ चीजें आपको पता है कि सर्वदाता रुधिर कौन सा होता है, ओ, लेकिन पूछा जाएगा ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव में कौन सा होता है, तो क्या बताएंगे, ओ निगेटिव। याद रखिएगा, सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, ओ, लेकिन पूछ ले ओ पॉजिटिव की ओ निगेटिव, तो क्या बताएंगे, ओ निगेटिव। अगर पूछ ले सर्वग्राही कौन सा होता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर, तो क्या बताएंगे, यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा होता है, ए बी, लेकिन पूछे ए बी पॉजिटिव की ए बी निगेटिव, तो क्या बताएंगे, ए बी पॉजिटिव क्या है, यूनिवर्सल रिसेप्टर है, सबका ले सकता है, बिना पूछे किसी का ले सकता है ए बी पॉजिटिव। ये ब्लड चैप्टर वाले जो प्रश्न थे वो मैंने कराने का प्रयास किया है, और भी कराता रहूंगा। बस आप लोग क्या करिए, देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब मन करे तो करते रहिए। धन्यवाद।